Hello everyone, welcome back to Gyanvi Mansa YouTube channel. Today we are going to analyze the news from The Hindu and the Indian Express. So let's start. So our first article is Jaishankar meets Putin focus on trade, energy, fertilizer and high tech. तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर उन्होंने मॉस्को में रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन उनके साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग का जो प्राइमरी गोल है वो है कि जो अपकमिंग सबमिट्स होंगे, अपकमिंग मीटिंग होगी, उससे पहले इंडिया रशिया के बायलैटरल ट्रेड, एनर्जी, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर एनर्जी और जो हाईटेक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है, ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं ट्रेड, एनर्जी, फर्टिलाइजर, हाईटेक टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में कॉपरेशन को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए मीटिंग की गई है। तो अगर हम देखें तो 2 अपकमिंग मीटिंग्स जो है देख सकते हैं हम। जो हमारे पीएम है एंड जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनके बीच में होने वाली है। तो कुछ फ्यू वीक्स में जो है मेजर मीटिंग्स होने वाली है। फर्स्ट हम कह सकते हैं किर्गिस्तान में अ, किर्गिस्तान में एससीओ की समिट है एंड देन न्यू दिल्ली में ब्रिक समिट है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट समिट्स जो है वो फ्यू वीक्स में होने वाली है, उसके डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी। तो 2 जो कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड रशिया, इनके बीच में जो कोर सेक्टर्स है वो कौन-कौन से हैं? एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें ऑयल सप्लाई की बात होगी, न्यूक्लियर पावर की बात होगी और जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रशिया एंड इंडिया की तरफ से, उसमें कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक या फिर बायलैटरल फोकस रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजर पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट है वो इंश्योर कर सके। देन हाई टेक ट्रेड की बात की जाएगी, हाई टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी एंड ट्रेड की बात। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है स्ट्रैटेजिक किस तरीके से टेक्नोलॉजी को जो है ट्रांसफर करे, रशिया जो है इंडिया को ट्रांसफर करे, किस तरीके से बायलैटरल ट्रेड जो है उसे एक्सपैंड करना है। और हम कह सकते हैं फोर्थ होगा कि किस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो दोनों साइड से ही बैलेंस बना के रखे। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें रशिया के साथ जो अपने ट्रेडिशनल रिलेशन है, ट्रेडिशनल जो टाइज है वो मेंटेन करके रखता है एंड जो यूएस है उसके साथ भी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया यूएस और वेस्टर्न पावर के साथ भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बना के चलता है। तो दोनों की तरफ दोनों ही कंट्रीज में हम देख सकते हैं किस तरीके से बैलेंस बना के चल रहे हैं। आर्टिकल में 2 बॉडीज की बात की है या 2 समिट की बात की है हमने। एक एससीओ समिट एंड ब्रिक समिट। तो इसका थोड़ा-सा स्टैटिक भी देख लेते हैं हम इन दोनों समिट्स का। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स प्लस जिसे आप कहते हैं, जिसकी अगर मेंबर्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था और जो भी न्यू मेंबर्स जॉइन हो रहे हैं, उनके लिए प्लस साइन है। ब्रिक्स का जो मेन पर्पस है ब्रिक्स का मेन पर्पस है कि कैसे जो ग्लोबल साउथ है, जो इमर्जिंग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ की, इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, उसका एक ग्रुप है ये, जिसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें बैलेंस बना के रखे, जो डोमिनेंस देखा जाता है उसका बैलेंस दिखाए, मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात करता है ये, मल्टी पोलर वर्ल्ड। हम कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो बैलेंस है वो बना सकते हैं। इसका की फोकस क्या है? ब्रिक्स का जो अगर हम की फोकस देखें तो यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। देन
करेंसी ट्रेड, यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करके मल्टी करेंसी ट्रेड पे भी है जो काम कर सकते हैं। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उससे किस तरीके से फंड जो है ले सकते हैं, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए फंडिंग जो है उसे कैसे मेन बैलेंस में रख सकते हैं। तो हमें ब्रिक्स के बारे में अब जैसे जैसे समिट्स होगी ब्रिक्स की, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो है और पता चलेगी। बट इसका जो स्टैटिक पॉइंट्स है, क्यों बनाया गया है, मेन फोकस क्या कौन सा है, एंड ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ये हम याद रखेंगे। देन जो एससीओ है, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन रीजन का एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, जिसका मेन पर्पस है कि सेंट्रल एशिया हो और उसके सराउंडिंग रीजन्स जो हो उसमें सिक्योरिटी एंड ट्रेड की बात करता है। सिक्योरिटी एंड ट्रेड को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस पे बात करता है। कि देन एक रैट्स क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, कि थ्रू टेररिज्म और जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम है उनको कैसे कम कर सकते हैं, उनके खिलाफ कैसे फाइट कर सकता है। और एनर्जी ट्रेड कॉरिडोर्स की बात करते हैं। तो रैट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है। और इस आर्टिकल में हमने देखा 4 पिलर्स की बात की गई थी, एनर्जी सिक्योरिटी, देन फर्टिलाइजर, डिफेंस एंड हाईटेक, एंड लोकल करेंसी ट्रेड। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। तो इम्पोर्टेंट सबमिट्स होगी अभी ब्रिक्स एंड एससीओ की, एंड जो इम्पोर्टेंट पिलर्स है, एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर, हाईटेक एंड जियो पॉलिटिकल बैलेंस को देखिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया जापान टू रिव्यू ट्रेड पैक्ट स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टमेंट। तो इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि जो हमारे मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, वो एक 220 मेंबर इंडियन डेलीगेशन के साथ जापान में उन्होंने विजिट करी है। इस विजिट का क्या पर्पस है, इस विजिट का पर्पस है 2011 में इंडिया एंड जापान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2011 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडिया जापान CEPA की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को रिव्यू करने के लिए जो है गए हैं। अब इसको रिव्यू करने की क्या नीड पड़ी, रिव्यू इसलिए करा है क्योंकि इंडिया एंड जापान का ये ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद भी जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो हम कैसे कम कर सकते हैं जापान के साथ। एंड ये भी अश्योरेंस दिया है कि अगले 10 इयर्स में जो ये डेफिसिट है वो कम किया जाएगा, और अराउंड $62 बिलियन, जो 10 ट्रिलियन येन के बराबर है, जापान के इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया किस तरीके से लेके आई जाए, इन सारी चीजों पे बात की गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो ट्रेड गैप है, ट्रेड गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बीच में कैसे किस तरीके से ब्रिज बना सकते हैं जिससे ये ट्रेड गैप जो है वो कम हो जाए। 2011 के ट्रेड पैक्ट के बाद भी, क्योंकि इंडिया एंड जापान का जो ट्रेड बैलेंस है जापान के फेवर में रहता है, बट इस जो ये ट्रेड गैप देखा जा रहा है, जो इसमें इम्बैलेंस देखा जा रहा है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसे कैसे कम कर सकते हैं, इस एग्रीमेंट को इसलिए रिव्यू करने के लिए जो इंडिया से लोग हैं वो गए हैं। देन आर्टिकल में जो है सुजुकी मॉडल जो है उसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं। मीटिंग में हाइलाइट्स करते हैं कि जो मारुति सुजुकी का मार्केट कैप है उससे जापान की जो पेरेंट कंपनी है उसे भी 1.6 टाइम्स जो है बड़ा है। मिनिस्टर्स कहते हैं कि जापानीज कंपनी को इनकरेज करते हैं कि वो इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है अभी वो कॉस्ट एडवांटेज जो है उन्हें प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ उनको एक बड़ा मार्केट भी प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों चीजों का फायदा जो है जापान की कंपनीज उठा सकती है।
इस बारे में बात किया है। देन इस मीटिंग में फर्मा एंड हेल्थ कोलैबोरेशन के भी बारे में बात की गई है। फर्मा एंड हेल्थ कोलैबोरेशन, इसमें बताया कि जापान की जो मीजी साइका फर्मा है, माइजी का फर्मा, एंड इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जापान का है, ये इंडिया का है, ये भी साथ में जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, R&D पे काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड जापानीज की जो एथे जप, जापान की जो एंथीफाइसिस वैक्सीन है उस पे भी काम करने की बात की गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कैसे लोकल प्रोडक्शन को जो है जापान और इंडिया टाई अप कर सकता है, इस पे भी जो है डिस्कशन हुई है। और फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, जापान के जो इन्वेस्टर्स है वो किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई है ताकि जो टैरिफ है वो भी कहीं ना कहीं सेफगार्ड होते हुए दिखाई दे। तो इस पूरे आर्टिकल में जो है बताया गया है कि इंडिया और जापान का जो इकोनॉमिक टाइज है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सके। इंडिया और जापान एक दूसरे के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है। ट्रेड पैक्ट पे जो है बात की गई है, रिव्यू की गई है इन सब चीजों पे, और वैक्सीन की भी बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया इज क्लॉट सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बट रैंक 101 इन पर कैपिटल यूसेज। तो इस आर्टिकल से पहले ये न्यूज क्या है, किस बारे में आर्टिकल है, उससे पहले हम दो टर्म्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है क्लोज्ड सोर्स एआई और एक होता है ओपन सोर्स एआई। बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे हम, बस थोड़ा सा कि क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। क्लोज सोर्स एआई में इसका जो इसमें सीक्रेसी होती है, इट मीन्स जो इसका कोड है, इंटरनल कोड है, ट्रेनिंग डेटा है, या कौन से मॉडल में कितना वेट है, ये सारी चीजें जो है सीक्रेट होती है, ये लोगों को नहीं पता होती है। इसका जो कंट्रोल है वो इसके होस्ट के पास होता है, मतलब जो इसका पेरेंट कंपनी है उसके पास ये सारे कोड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं फ्रीली, पब्लिक के पास ये अवेलेबल नहीं होते हैं। पर इसमें क्या होता है, हाई एक्यूरेसी देखी जाती है, जीरो टेक्निकल होता है, देन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिलता है जो क्लोज सोर्स एआई में होता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एंथ्रोपोल, जिसकी हम आर्टिकल में बात भी होगी, क्लॉड के बारे में, जो एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है, देन ओपन एआई, जेमिनाई, ये सारे जो है क्लोज सोर्स के एग्जाम्पल है। अब जैसे जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, आप कह सकते हैं कि वो क्लोज सोर्स एआई है। इट मीन्स वो अपने कोड्स नहीं बताएंगे किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, लोग उसे डाउनलोड करके उनके कोड्स को यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम दूसरी तरफ ओपन सोर्स की बात करेंगे तो इसका फ्री एक्सेस जो है वो अवेलेबल है, कि इसका कोई सोर्स कोड, कोई आर्किटेक्चर, कोई भी इंटरनेट पे जो है फ्रीली अवेलेबल हो सकता है लोगों को। कोई भी डेवलपर हो या कोई भी कंपनी हो, डेवलपर या फिर कंपनी हो, इसको डाउनलोड कर सकती है अपने प्राइवेट सर्वर पर और इसे रन कर सकती है। उसके साथ साथ जो कंपनी है वो अपने प्राइवेट डेटा को कस्टमाइज भी कर सकता है, या फिर डेटा को कभी भी किसी जो थर्ड कंपनी है उसके पास नहीं लेके जा सकता। तो इट मीन्स ये अपनी कंपनी में भी यूज कर सकते हैं, फ्री एक्सेस मिलता है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें जो डेटा प्रिवेसी है वो भी स्ट्रांग रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए कॉस्ट भी जो है वो बहुत कम देखा जाता है। अगर इसका हम एग्जांपल्स देखें तो गूगल का गैमा, देन लामा 3, मेटा का, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल में जो है क्लोज सोर्स एआई के बारे में ही बात की गई है, जिसमें क्लॉड एंथ्रोपिक जो कंपनी है जिसने बनाया उसकी बात की गई है। तो इसमें बोला है इंडिया इज अ क्लाउड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट, बट इसकी जो रैंक है वो 101 है पर कैपिटल यूसेज।
तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, क्योंकि हमारा जो रैंक है वो 101 है और सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है या फिर किस तरीके से इसे मेजर करा जा रहा है? अगर हम वॉल्यूम एंड पर कैपिटल पैराडॉक्स की बात करें या पर कैपिटल की बात करें, उसमें डिफरेंस है। अगर इंडियन मार्केट का साइज़ जो है, इंडियन मार्केट का साइज़ बहुत बिग है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज़ जो है बहुत मैसिव है। जिससे जो एवरेज इसलिए जो एवरेज सिटीजन है वो एआई यूज करते हुए दिखाई देता है। पर अगर हम पर कैपिटल देखें तो एआई का जो यूसेज है, एआई का जो अडॉप्शन है, वो डायरेक्टली जो है नहीं देखा गया है। डिजिटल एक्सेस जो है हमारी कंट्री में कम देखी गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे क्लाउड जो है उसका यूसेज ज्यादा देखा गया है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड दिल्ली एनसीआर। यहाँ पे जो है इसका यूसेज यहाँ पे ज्यादा देखा गया है इन एरियाज में। तो ये पैटर्न दिखाता है, इन स्टेट्स का ये पैटर्न दिखाता है कि जो एआई का यूसेज है सिर्फ आईटी हब्स में ही हो रहा है। मान लीजिए बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, जो टेक्निकल वर्कफोर्स जहाँ काम करते हैं, टेक वर्कफोर्स जहाँ ज्यादा है, वहीं पे ये सारे काम जो है होते हुए दिख रहे हैं। इवन जो इंडिया का 50% से ज्यादा क्लाउड यूसेज है, ये इन्हीं 4 स्टेट में हम देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो ज्यादातर इंडियंस है वो क्लाउड का यूज क्यों कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर रहे होंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कोड मॉडिफिकेशन एंड वेब इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं। अगर वर्क रिलेटेड यूसेज देखें तो ये अराउंड 51.3% है, जो ग्लोबल एवरेज कितना है, 46% है, उससे भी ज्यादा है। बट ये सारी चीजें क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अगर इंडिया के प्रोफेशनल्स की बात करें तो एआई की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, टाइम की टाइम जो है उन्हें कम लग रहा है। जो एक काम वो अराउंड 4 आवर्स में कर सकते थे या 3.5 आवर्स में कर सकते थे, अब एवरेज जो टाइम है वो 15 मिनट्स में वो वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है देखी गई है। तो रैंक क्योंकि हमारी 101 है, बट इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में लोग यूज कितना कर रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट क्यों देखा गया है? क्योंकि बहुत कम जगह पे या फिर 4 स्टेट में ही ये सारी जो यूसेज है वो बहुत ज्यादा देखी गई है। बट अगर पर कैपिटा देखें तो ये यूसेज जो है वो कम देखी गई है, क्योंकि इसका यूसेज जो है ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या फिर आईटी हब में करा जा रहा है, कोड मॉडिफिकेशन के लिए करा जा रहा है। इसका एक्सेस जो है वो अभी तक अ, अच्छे तरीके से, हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इंडियन सिटी फ्लड आफ्टर हेवी रेन एंड ओवरहीट इन समर एवरी ईयर। इस आर्टिकल में जो है बताया गया अर्बन फ्लडिंग के बारे में। अर्बन फ्लडिंग के बारे में बताया गया है एंड जो हीट वेव, समर्स में जो हीट वेव्स आती है उसके बारे में जो है बताया गया है। तो इस आर्टिकल में जो इंडियन सिटीज है, इंडियन सिटीज में कौन कौन सी जगह आ गई, जैसे दिल्ली एनसीआर आ गया, मुंबई, बेंगलुरु, ये सारे जो बड़े सिटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। तो 2 तरह के सीजनल हैजार्ड्स जो है देखी जाती है। फर्स्ट इज मॉनसून, मॉनसून अर्बन फ्लडिंग, एंड दूसरा जो है वो देखा जाता है समर हीट वेव्स। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है देखी जाती है। जैसे अर्बन मॉनसून अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो जब भी हाई इंटेंसिटी रेन्स देखी जाती है, हाई इंटेंसिटी रेन देखी जाती है, उसके बाद जो अर्बन एरियाज है उसमें जो रोड्स है या फिर लो लाइंग एरियाज है वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। पानी जो है वो भर जाता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। और समर हीट वेव्स में देखा जाए तो अर्बन जो सेंटर्स है उसमें एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर देखा जाता है,
जिसके वजह से सफोकेशन देखी जाती है, सफोकेटेड हीट्स जो है हीट जो है वो भी देखी जाती है। तो ये 2 प्रॉब्लम के बारे में जो है ऑथर बात कर रहे हैं। 2 तरीके की अगर हम बात करें, एक होता है नेचुरली कोई प्रॉब्लम आती है, नेचुरल हज़ार्डस नेचुरली होता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, हेवी रेनफॉल हो गया, एक्सट्रीम हीट वेव्स आए या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए, ये सारे जो है नेचुरल फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है। बट अगर हम अर्बन डिज़ास्टर की बात करें, तो अर्बन डिज़ास्टर्स में किस वजह से ये सारी चीज़ें होती है? फर्स्ट क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना नहीं हुआ है। दूसरा हम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है। बहुत सारी या बहुत कम जगह पे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं, हाई पॉपुलेशन देखी जाती है। देन कंक्रीट का एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाता, प्रॉपर्ली बिल्ट अप नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जाती है, तो ये डिज़ास्टर जो है बन जाता है। मान लीजिए कि 2 घंटे लगातार रेनफॉल हुई, बारिश देखने को मिली मॉनसून सीज़न में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्योंकि नेचुरली रेन आ रही है इस टाइम पीरियड पे जब अ, जून, जुलाई या फिर अगस्त का जब हम मंथ देखते हैं, तो नेचुरली मानसून का सीज़न है वो। बट अगर 2 घंटे भी लगातार बारिश हो जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन सारी प्रॉब्लम की वज़ह से वो एक डिज़ास्टर की तरह बनने लगता है। क्योंकि वेदर का जो इवेंट है वो नेचुरली होता है, लेकिन जब सिटी में फ्लड आ जाता है, एक्सट्रीम हीट ज़ोन बन जाता है, तो ये हमें दिखाता है कि जो अर्बन प्लानिंग है कोई वो फेल हुई है, उसमें फेलियर जो है देखा जाता है जिस वज़ह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आई है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट देखा जाता है जिसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि ये अर्बन एरिया है और इसके सराउंडिंग में या तो रूरल एरिया है या फिर सब अर्बन एरिया है, सब अर्बन एरिया। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों एरिया का टेम्परेचर इस अर्बन एरिया के टेम्परेचर से, तो अराउंड 3 टू 4 सेल्सियस जो है वो हायर ही दिखेगा अर्बन एरिया में। तो सराउंडिंग एरियाज में टेम्परेचर थोड़ा-सा कम है, बट अर्बन एरिया या फिर कोर अर्बन एरिया की हम बात करें, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों देखी जा रही है? क्योंकि जो कंक्रीट से बनी चीज़ें हैं, बिल्डिंग बनी हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, रोड्स बने हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है जिससे जो हीट है, हीट अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लैंड जो है हीट अब्ज़ॉर्ब करती है और नाइट में रिलीज़ करती है। इसकी वजह से पूरा जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो पूरा सराउंडिंग है, वो बहुत हीट अप हो जाता है। देन दूसरा हम कह सकते हैं कि पेड़ों की कमी देखी गई है, लॉस ऑफ ट्री कवर, देन हम कह सकते हैं पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है देखी गई है क्योंकि डेंस कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं, गैप्स जो है वो बहुत नैरो है। डेंस कंस्ट्रक्शन और जो गैप्स है वो बहुत कम है, बहुत नैरो है, जिसकी वजह से जो नेचुरल विंड का सर्कुलेशन है, विंड का एक नेचुरल सर्कुलेशन है, वो ब्लॉक हो जाता है पुअर वेंटिलेशन की वजह से और वेंटिलेट नहीं होती हवा या फिर एक ही जगह पर विंड जो है वो सर्कुलेट होती रहती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा हम कह सकते हैं जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, अर्बन फ्लडिंग जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है क्योंकि जो नेचुरली नेचुरली मान लीजिए जो लेक्स है, ड्रेन्स है, फ्लड प्लेन्स है, नेचुरली चैनल्स जो है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ चुका है। जिसकी वजह से जो स्ट्रॉम वाटर है, वो ब्लॉक हो जाता है और फिर अर्बन एरियाज़ में जो है ब्लॉकेट देखने को मिलती है।
देन उसके साथ-साथ हम देख सकते हैं कि सॉइल जो है या जो लैंड है वो पूरी तरीके से वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। जिसकी वजह से क्योंकि ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है तो बहुत सारा जो वाटर है वो सरफेस पे ही रहता है और एक्सेस सरफेस पे जो एक्सेस वाटर है उसकी वजह से प्रॉब्लम देखी जा सकती है, रन ऑफ जो है क्रिएट होता है। उसके साथ-साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है या ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत आउटडेटेड है। जो म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम है या फिर उस ड्रेनेज सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। जिससे क्या होता है पानी या जो वाटर है वो ठीक तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बिल्ड करना चाहिए कि इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम जो है स्मूथली फॉलो हो जिससे सरफेस एरिया में जो वाटर है वो लॉग ना होते हुए दिखाई दे। ये सारी प्रॉब्लम्स भी है और अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो डेमोग्राफिक शिफ्ट भी देखा जा रहा है कि रूरल एरिया से विलेजेस से जो लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ। ऐसा माना जाता है अराउंड 2050 तक 951 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्बन एरियाज में रहेगी। इट मीन्स जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरीके से केपेबल नहीं है कि इतने सारे लोगों को जो है इतने सारे लोग उस एरिया में रह सके। अराउंड 50% अभी भी कैपेबिलिटी में जो है कमी है, बिल्डअप होना बाकी है। अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें जो 2021 में एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 65% अर्बन सेटलमेंट के पास स्टैट्यूटरी मास्टर प्लान्स ही नहीं है कि किस तरीके से वो अपनी अर्बन एरियाज को बिल्टअप करेंगे, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें नहीं बताया। अभी 65% अर्बन सेटलमेंट की अगर हम बात करें। उसी के साथ-साथ अ, अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब इन सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं? हम किस तरीके से अर्बनाइज़ेशन को जो इतना बढ़ता हुआ अर्बनाइज़ेशन है, उसके साथ-साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे कैसे कम कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं? तो अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें सेक्शन 41 ए जो है उसको ऐड किया गया है और इस एडिशन से बोला गया है, इस एडिशन से जो बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे पावर मिली है कि अब वो डेडिकेटेडली अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है वो बना सकती है इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए। ये बॉडीज जो है वो किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट करेगी या फिर क्या इमरजेंसी रिस्पॉन्स होंगे अगर कोई फ्लड आ जाता है, मान लीजिए ड्रॉट पड़ जाता है, हीट वेव्स आती है, कोई भी डिजास्टर आता है तो वो किस तरीके से अर्बन एरिया में काम करेंगे। और हीट वेव्स और जो लाइटनिंग होती है उसे नोटिफाइड कर दिया गया है एज अ नेचुरल कैलामिटीज को, तो इंक्लूड कर दिया है इन दोनों को भी। ये सारी चीजें जो है की गई और इस अमेंडमेंट के बाद जो स्टेट है अब डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेट फंड्स जो है वो हीट मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी लगाएंगे, जैसे कूल शेल्टर्स बनाएंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अर्बन ग्रीनिंग करेंगे। ये सारी चीजें भी जो है बताई गई है। तो दो चीजें हमने देखी, फर्स्ट ये जो एक्ट है वो याद रखेंगे जिसमें अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई है। हीट वेव्स एंड लाइटनिंग को जो है एज अ नेचुरल कैलामिटीज की लिस्ट में जो है ऐड ऑन किया गया है और इसके बाद इस अमेंडमेंट से जो स्टेट्स हैं अब डिजास्टर रिस्पॉन्स और मिटिगेटेड फंड मिलेगा जिससे वो हीट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस पर भी काम करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट अमूल कैन टीच अस अबाउट हेल्पिंग रेयर डिजीज पेशेंट। लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में जो है बताया गया है रेयर डिजीज के बारे में बताया गया है। अ, इससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बताई गई है और अमूल का क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो कोर प्रॉब्लम अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पे भी जो रेयर डिजीजेस है, रेयर
डिजीजेस जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, लाइसो स्टोरेज डिसऑर्डर, ये सारे कुछ रेयर डिजीज है। इसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर ड्रग्स के लिए बहुत कम या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टेज है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट एंड जो ड्रग्स है, जो दवाइयाँ हैं, उसकी शॉर्टेज जो है देखने को मिलती है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें, ट्रेडिशनल ट्रायल क्यों फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि रेयर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनका कैंडिडेट पूल बहुत छोटा होता है क्योंकि रेयर डिजीज़ है, कम लोगों को होती है, कम लोगों से जुड़ी हुई है। इस वजह से क्या होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं या फिर कंट्रोल ग्रुप को मैनेज करना होता है, या फार्मा कंपनीज़ होती है, जो या फिर ड्रग डेवलपमेंट में इनिशिएटिव लेती है, उनके लिए प्रॉफिट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि ये रेयर डिज़ीज़ है, रेयर डिज़ीज़ में जो भी डेवलपमेंट होगी, मान लीजिए आर-एन-डी हो रहा है या फिर फार्मास्यूटिकल कोई ड्रग बनाया जा रहा है, तो उन सब में काफ़ी प्रॉफिट कम देखा जाता है क्योंकि रेयर डिज़ीज़ है, लोगों को भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी जो है इसमें कम देखा जाता है। तो इसके लिए जो ऑथर है वो एक सॉल्यूशन देते हैं, वो अमूल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो अमूल मॉडल का जो है एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वो बोलते हैं कि जिस तरीके से जो अमूल कोऑपरेटिव मॉडल है, जिसमें स्मॉल डेयरी फार्मर्स से उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन को किस तरीके से एग्रीगेट करे, किस तरीके से इकट्ठा करके पूरे कंट्री में जो है इलैबोरेटेड तरीके से बनाया है, मिल्क को सिक्योर करा है, वेटरनरी केयर, प्रॉफिट शेयर प्रोवाइड किया है, उसी तरीके से वो आइडिया देते हैं अमूल के मॉडल पे ही कि हमें भी पेशेंट डेटा कलेक्टिव पीडीसी, पेशेंट डेटा कलेक्टिव, इसे एस्टैब्लिश करना चाहिए। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात जो है की जा रही है। इससे एस्टैब्लिश करने से क्या होगा, या फिर पेशेंट डेटा कलेक्टिव के मैकेनिज्म क्या है? इससे क्या होगा? जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने 19 स्पेशल हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल सेंटर्स जो है उन्हें कहा है कि एक रेयर डिजीज की जो है रजिस्टर करेंगे हम, जिसमें अराउंड 4000 जितने जो पेशेंट हैं, उनका डेटा रजिस्टर करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ऑलरेडी ह्यूज पॉपुलेशन है और उसके सामने जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसके सामने 4000 जो नंबर्स है, वो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पे कैसे वर्क करना है, या फिर हम पेशेंट डेटा कलेक्टिव जो है, पीडीएस जो है, ये कैसे काम करेगा? क्योंकि इसका काम है कि डेटा को जो है रीड करना या डेटा को रजिस्टर करना। इसमें क्या होगा, रेयर डिजीज के जो पेशेंट हैं उनके जो ट्रायल होंगे, जो भी मान लीजिए मेडिकल हिस्ट्री होगी, डेटा में मेडिकल हिस्ट्री हो गया, किस तरीके से डायग्नोज किया गया है, कौन कौन से डिजीजेस है, क्या जेनेटिक्स है, ये सारी चीजें जो है एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर डिपॉज़िट करने के लिए कहेंगे, या डिपॉज़िट करने की जो है बात की जा रही है। इसमें क्या होगा, पेशेंट की ओनरशिप भी रखी जाएगी और पेशेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। पीडीएस के अंदर पेशेंट का जो भी डेटा है, वो बिल्कुल अच्छे से सेफगार्ड रखा जाएगा, प्राइवेसी के अंदर रखा जाएगा और कंसेंट लिया जाएगा। पेशेंट से पूछा जाएगा, क्या आप अपनी मान लीजिए मेडिकल हिस्ट्री हो गया, डिज़ीज़ से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो है शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? तो कंसेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, या फिर कंसेंट को एक बेसलाइन माना जाएगा इसके अंदर। और इस प्रोसेस में जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके अंडर डिजिटली जो है लॉकर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में लिंक किया जाएगा। तो ये सारे जो हम पीडीएस की बात कर रहे हैं, वो आयुष्मान भारत के साथ, भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ जो है कोलैबोरेट करके लिंक किया जाएगा। जिसमें जो पेशेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकता है, उसकी हम बात की जाएगी। रिसर्च किया जाएँगे, रेवेन्यू पे बात किया जाएगा, किस तरीके से लो कॉस्ट बना सकते हैं दवाइयों को, इलाज को, ये सारी बातें जो है की जाएगी। और इसी के साथ-साथ जो है एआई का भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द फैक्ट इज़ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ हाउसहोल्ड कॉस्ट। तो इस आर्टिकल का जो मेन या फिर हम कोर थीम समझेंगे, तो इसमें बोला गया है जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल
पे ही जॉबलेसनेस की तरफ नहीं देखा जा रहा है। उसी के साथ-साथ अगर उसकी एक्चुअल रियलिटी देखें, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट पूरे के पूरे हाउस होल्ड पे पड़ रहा है, पूरी फैमिली पे पड़ रहा है। सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही कि एक लेवल पे या एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि उसके पास वो अनएम्प्लॉयड है, वो जॉबलेसनेस की तरफ देखा जा रहा है। बट अगर रियलिटी में हम देखें तो इसका जो डायरेक्ट असर है, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, वो पूरे के पूरे हाउस होल्ड पे देखा जाता है। अगर हम आर्टिकल में देखें तो एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का सर्वे आया है 2025 का। उसके बारे में उसके डेटा से जो है ऑथर बता रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि जो ओवरऑल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ का जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 के अकॉर्डिंग देखिए, जो 18 से लेके 29 इयर्स के लोग हैं, उनका जो एज ग्रुप है, उसमें देखा गया है, जिसे हम यूथ ग्रुप कह सकते हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 14.8% है। इस डेटा से ये पता चलता है। और इसमें जो यूथ अनएम्प्लॉयड देखा गया है, जिसका इतना रेट देखा गया है, उसमें ज़्यादातर जो है टर्शियरी एजुकेटेड यूथ से देखे गए हैं। टर्शियरी एजुकेटेड यूथ में कौन-कौन से आ जाते हैं? एजुकेटेड एजुकेटेड यूथ, इसमें आते हैं ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आता है, या फिर जिसने कोई ना कोई डिप्लोमा जो है होल्ड करा है। ये सारे लोग जो है इसमें आते हैं। और अगर इसका हम डेटा देखें तो इसमें और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है देखी गई है। अराउंड 29.4% जो है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है। देन आर्टिकल में जो है नीड कैटेगरी की बात की जाती है, जिसमें टर्शियरी एजुकेटेड यूथ में ही है, जिसमें नीड की बात करते हैं, जिसमें अराउंड 40% का जो पोर्शन है उसमें देखे गए हैं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है। इसका मतलब है कि ना ही वो पर्सन जो है वो जॉब कर भी नहीं रहे, और ना ही उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन या फिर कोई ऐसा ट्रेनिंग कोर्स है जिसकी वजह से उन्हें जॉब में एनरोल है। तो दोनों ही ये चीज़ नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में देखे जा रहे हैं। अगर आप वुमेन की बात करें, यंग वुमेन की बात करें, तो उनका डेटा तो और भी ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ है। अराउंड 74.7% जो वुमेन लेबर फोर्स है, वो बिल्कुल इससे आउटसाइड है। इट मीन्स ना ही वो वर्क कर रही है, ना ही वो वर्किंग है, और ना ही जो वर्क है उसे ढूँढ रही है। नॉट इवन सीकिंग द वर्क। तो ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। अब इससे ये पूरा डेटा हमें क्या बताता है कि यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एज ग्रुप के हिसाब से देखें हम, या फिर एजुकेटेड यूथ के हिसाब से देखें, तो कितनी सारे जो नंबर्स हैं वो राइज होते हुए दिखाई दिए। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, कैसे इसका इम्पैक्ट जो है वो हाउस होल्ड पे पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड 15.4% का जो हाउस होल्ड है, जिन्होंने अपनी सेविंग्स, जो उनकी सेविंग्स है, वो हायर एजुकेशन में स्पेंड की है, इन्वेस्ट की है। और अराउंड इस सेविंग के बाद भी अराउंड कम से कम 1% ऐसा है जो अनएम्प्लॉयड है टर्शियरी एजुकेटेड यूथ के अंदर। इट मीन्स उनके पास नॉलेज है, उनके पास डिग्रीज है, बट अभी भी उनको जो है जॉब नहीं मिली है। और जितना जो हाउस होल्ड है उन्होंने सेविंग्स भी लगाई है अपनी हायर एजुकेशन में, तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे कंजम्पशन का लॉस हो रहा है। अनएम्प्लॉयड यूथ, एजुकेटेड यूथ वाले जो हाउस होल्ड है, और जो मान लीजिए एक एजुकेटेड हाउस होल्ड है और एक अनएजुकेटेड हाउस होल्ड है। तो अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे तो अराउंड 1087 पर मंथ कंजम्पशन जो है कम स्पेंड कर रहे हैं, और
फूड पे अगर देखें तो सिर्फ 710 रुपीज़ ही स्पेंड कर रहे हैं। ये बजट जो है हो चुका है, जिससे कंज़म्पशन की कमी आ चुकी है। अ, ये वाली प्रॉब्लम देखी जा रही है। उसी के साथ-साथ जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका अगर हम हाउसहोल्ड देखेंगे तो अराउंड बहुत अगर हम हाउसहोल्ड की बात करेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में, तो अराउंड 14.4 हाउसहोल्ड ऐसे हैं जहाँ पे एक भी एक्टिव अर्निंग मेंबर नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है, क्योंकि जो स्मॉल हाउसहोल्ड है वो अपनी सेविंग्स लगाते हैं हायर एजुकेशन में, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका जो मेंबर है वो एजुकेट होके जॉब करे, बट एजुकेट तो है बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है, जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। अराउंड एजुकेटेड यूथ में भी अगर हम देखें, अराउंड 5 में से 3 जो है, अराउंड 58% जो है 1 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं या जॉब को सर्च कर रहे हैं। और अराउंड 3 में से हम कह सकते हैं 10 में से 3% ऐसे हैं जो 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है जो अनएम्प्लॉयड है। तो ये डेटा जो है वो ये दिखा रहा है कि एजुकेटेड तो है, डिप्लोमा है, यूजी कर रखा है, पीजी कर रखा है, बट जो जॉब है वो उन्हें नहीं मिल रही है। वो 1 साल से जॉब नहीं कर रहे, 1 साल से जॉब ढूँढ रहे, 2 साल से जॉब नहीं मिल रही। इस डेटा से हमें ये पता चला है। तो इसी के साथ-साथ ये भी प्रॉब्लम देखी गई। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो जो अनएम्प्लॉयड का डेटा है, सॉरी, जो अनएम्प्लॉयड का डेटा है वो एक नैरो डेफिनेशन के अंडर देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, कि वो पर्सन जो एक्टिवली जो है जॉब सीक कर रहा है, जॉब ढूँढने की कोशिश कर रहा है। बट अगर रियलिटी हम देखें, रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है अफ़ेक्ट करती हैं इन सब चीज़ों पे। जैसे पेपर लीक की बात करें या फिर रिक्रूटमेंट में जो डिलेज़ हो रहे हैं, हायरिंग की जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड होती जा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो जॉब्स नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि इंडिविजुअल कभी-कभी हाउसहोल्ड जो है सिर्फ़ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही डिपेंड रहते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम भी देखी जा रही है। स्पेसिफिकली अगर हाउसहोल्ड की बात करें, क्योंकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन पे इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो बनता जा रहा है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जॉब होल्डर है, अ, या फिर हम कह सकते हैं जब जॉब लेने के लिए डिग्री है, डिग्री होल्डर्स हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो हाउसहोल्ड्स को क्या करना होता है या फिर फैमिली को क्या करना होता है, अपनी सेविंग्स को यूज़ करना होता है। जिसकी वज़ह से जो सेविंग है, वो कहीं और लग सकती थी या फिर ये जो मनी है वो किसी और कंज़म्पशन में लग सकता था, वो अब फिर से जॉब सीकिंग में लग रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है। देन लो वेज, अगर जॉब्स मिल भी रही है तो बहुत वेजेस की प्रॉब्लम आ रही है, वेजेस कम देखी गई है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है देखी जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत कम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कभी-कभी उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी कम होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इस पूरे आर्टिकल से हमें पता चला कि हाउसहोल्ड पे जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहे हैं। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, स्पेसिफिकली वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है या फिर एज ग्रुप है 18 से 29 तक का जो एज ग्रुप है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है, अनएम्प्लॉयड देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरा फाइनेंशियल बर्डन है वो हाउस होल्ड पे आता है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके की पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन करना चाहिए, जिससे इंडिविजुअल की स्किलिंग से ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन में जो डिलेज़ हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जो ट्रांजिशनल फेज़ है वो किस तरीके से हम चेंज करें, शॉर्ट करें, और उस पे हमें काम करने की ज़्यादा नीड है। तो ये जो डेटा है वो हम सारे डेटा याद नहीं रखेंगे, बट ये रिपोर्ट जो है पीएलएफएस 2025 की, ये हम थोड़ा-सा याद रख सकते हैं, इसे कोट हम कर सकते हैं। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारे आर्टिकल समझ आए होंगे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड। सी यू सून।